Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. ये एक डेमो वीडियो होने वाला है, फ्री डेमो वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने +2 लेक्चर सोशियोलॉजी बैच में एनरोल किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो इस वीडियो को मेरी ऐप पे भी देख सकते हैं जिस कोर्स में उन्होंने एनरोल किया है वहां से। एंड ये फ्री डेमो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो डिमांड कर रहे थे कि ज्वाइन करने से पहले मैम हमें एक फ्री डेमो आपके लेक्चर का देखना है। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है। इफ यू इन्वेस्टिंग इन समथिंग तो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरे बैच में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको उस बैच की क्वालिटी का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको सोशियोलॉजी के बेसिक्स बताऊँगी, हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस सब्जेक्ट का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसमें मास्टर्स मास्टर्स तो ऑब्वियसली की है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी पहले मास्टर्स की हुई है, उनका लैग आ गया था और अब वो दोबारा से सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो मैं उन स्टूडेंट्स को अपना फ्रेमवर्क रखूँगी, मतलब उनको मैं अपना बेस बनाऊँगी एंड आपको ऐसे ही सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करूँगी कि जो सोशियोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टूडेंट को उस तरीके से समझाओ जिस तरीके से स्टूडेंट के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए और ना कि कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो इसमें हम सोशियोलॉजी डिस्कस करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, वो 2016 का सिलेबस मैंने पहले ही आपको उसका जो है ओवरव्यू दिया हुआ है पुराने वीडियोस में, यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट। इसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली अपना कोर्स पहले टॉपिक के साथ, दैट इज व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है? उससे पहले एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, वो ये कि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज को पहले समझना कि पेपर किस तरीके का आता है। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाया है एंड उनको पढ़ाती हूँ जो यूपीएससी जेकेपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल कवर करवा रही हूँ। लेकिन उसका जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है आपके +2 वाले अप्रोच से। उसमें क्या होता है, आपको चीजें जो हैं उनकी कवरेज ज्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज ना भी हो कि किसकी कौन-सी बुक है, कौन-सा ईयर, कौन-सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किस थिंकर से रिलेटेड है, उतना ज़्यादा अगर आपको नहीं पता हो, चल जाएगा, कुछ परसेंटेज पता होना चाहिए सिविल सर्विसेज़ में भी। लेकिन जब आप +2 लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको डेप्थ भी चाहिए एंड कवरेज भी चाहिए। कवरेज होगी आपका जो सिलेबस में जो भी मेंशन्ड है एंड वो आपको इन डेप्थ कवर करने हैं। इन डेप्थ कवर करने हैं, लाइक आपको हर फैक्चुअल चीज़ जिस भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो है बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है? तो पहले ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ थे कि हम अब सिविल सर्विसेज़ के लिए पढ़ रहे थे, हमें नेट के लिए, अब हमें +2 के लिए पढ़ना है, तो हाउ शुड वी अप्रोच एंड ऑल दैट, इसीलिए मैंने ये पॉइंट जो है पहले ही क्लियर किया। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे आएंगे इस सब्जेक्ट से, एक होंगे आपके फैक्चुअल एंड एक होंगे आपके कंसेप्चुअल। ठीक है? तो आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इस एग्जाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जैसा देखा गया है जेकेपीएससी का भी अब थोड़ा लेवल अपना बढ़ रहा है, तो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में। अगर आपने सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है जिसमें सोशियोलॉजी एक कंपोनेंट था, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वहाँ अगर आपने देखा होगा, और वो तो एसएसबी लेवल का एग्जाम था, सोशल वेलफेयर पोस्ट थी जो डायरेक्टली आपकी सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी, तो वहाँ भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। फाइन। अभी आप अपेयर कर रहे हैं ऐसे एग्जाम के लिए जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जिसमें आपको +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, विच इज नो जोक। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट जिनके दिमाग में ये होगा कि मार्केट से कोई बुक ले लेंगे और सिर्फ रट के हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ फैक्ट्स मेमोराइज़ करना भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? इसीलिए जिन लोगों ने एनरोल किया है उनके लिए मैंने आज एक पीडीएफ अपलोड किया है ऐप में, वो अपने एनरोल्ड कोर्स में देख सकेंगे। वो 17 पेजेज़ का पीडीएफ है। उसमें क्या है, सोशियोलॉजी का हर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड जो थिंकर है, एसोसिएटेड थिंकर जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट कॉइन किया है, चाहे वो कॉन्सेप्ट कोई थ्योरी का नाम हो, ठीक है? कोई एक टर्म हो सिर्फ़, या कोई एक किसी एक कैटेगरीज़, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज़, डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे नाम नाम ऐसे नेम्स हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड उनसे रिलेटेड थिंकर्स जो हैं, उन 17 पेजेज़ में गिवन है। अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 पेज अ डे आप कवर करोगे। रखो आप 1 महीने से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, 20 टू 25 डेज़ मैक्सिमम में आप ये 17 पेजेज़ कंप्लीट करेंगे।
एंड रोज एक पेज लर्न करना, ताकि लास्ट मिनट रश आपका ना हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है कोर्स में, वो आपको वहाँ पे मेरी ऐप में दिख जाएगा। आज सुबह ही मैंने वो पीडीएफ उसमें अपलोड किया हुआ है। तो क्योंकि उसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, वो सिर्फ रटने वाला है, तो वो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेरे बैच में आपको ऐसे पीडीएफ्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, प्लस आपको जो भी हम पढ़ेंगे सारा सिलेबस उसका कंटेंट भी मिलेगा, एंड आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है? तो पहली बात आप दिमाग में रखोगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। एंड जो लोग अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरा कोर्स परचेज नहीं करेंगे, उनके लिए एक टिप है। उनके लिए टिप ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, आपने पढ़ लिया, लेट्स सपोज आपने सोसाइटी पढ़ा, ठीक है? वो पढ़ने के बाद ब्रेनस्टॉर्म करो एंड थिंक कि अगर आप एग्जामिनर होते, आप उस सोसाइटी में से कैसा क्वेश्चन जो है पेपर में सेट करते। दैट मीन्स सोसाइटी पढ़ने के बाद या कम्युनिटी एसोसिएशन पढ़ने के बाद किस टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक में से आ सकता है। तो वैसे करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, और वैसे करके ही आपको मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज कंसल्ट करने होते हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। कुछ भी नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपको पता होगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फाइन। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें थी पहले आपके लिए। अब हम अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहती हूँ आपको बेसिकली सोशियोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अब इसमें जो फैक्चुअल कंपोनेंट है इसका, जैसे सोशियो किससे डिराइव हुआ है, सोशियस एंड लोगोस वगैरह, उनका क्या मीनिंग एंड ऑल है, वो अभी हम नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी मैं बस आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूँगी, सोशियोलॉजी है क्या एंड हम ये क्यों पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को अगर आप सिंपली डिफाइन करने जाओ, तो सोशियोलॉजी क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जब हम बोलते हैं कि हम साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, तो सोसाइटी में क्या पढ़ रहे हैं हम? सोसाइटी हमारे पास एज एन कोई बिल्डिंग तो नहीं है ना, जिसको हम जाके देख के टच करके आ सके। एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है हमारे पास, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। ठीक है? कोई फिजिकल टैंजिबल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जाके हम टच करें। जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, ये एक टैंजिबल चीज है, मैं इसको टच कर सकती हूँ। सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन आई से कि सोशियोलॉजी जो है ये बेसिकली करता क्या है, व्हाट डज इट डू, ये स्टडी करता है सोसाइटी को साइंटिफिकली। अब सोसाइटी में क्या स्टडी करेगा? ये पैटर्न स्टडी करेगा, पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन, पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन। ये सोसाइटी में के डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करेगा। फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर सोसाइटी में कैसा होता है, या किनशिप स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? या सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, ये उनको स्टडी कर सकता है। कल्चर को स्टडी करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं सोसाइटी में, सोसाइटी की स्टडी की जाती हैं आपके सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट में। अब ये सारी चीजें तो क्लियर है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या होता है, ठीक है, फैमिली, किनशिप, ये पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन अगर आपको नहीं पता है, देखो पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन सोशियोलॉजी के लिए इंटरेस्ट वाली चीज है, क्योंकि हर इंसान का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं, तो मेरा जो पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन है वो अपने कलीग से अलग होगा, अपने स्टूडेंट से मेरा पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन अलग होगा, अपनी फैमिली में मेरा पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन अलग होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कि क्यों वैरी करते हैं, क्या पैटर्न ऑफ इंटरैक्शंस होते हैं, वो भी आपका सोसाइटी का ही पार्ट है, बस आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए समझाया। पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन काफ़ी बड़ा टर्म है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें प्लस आपके इंस्टीट्यूशंस हम इनको बोलते हैं, फैमिली, किनशिप, मैरिज वगैरह, ये हम आगे देखेंगे, हमें डिटेल में सारी चीजें पढ़ने हैं। अब ये आपको समझाना था कि सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है, तो व्हेन आई से साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या स्टडी कर रहा है? सोशल प्रोसेसेस, इंटरैक्शंस, फैमिली, मैरिज, इंस्टीट्यूशंस, इन सारी चीजों को स्टडी करना ही सोसाइटी सोशियोलॉजी का काम है। फाइन। अब यहाँ पे आई वांट यू कि आप फोकस करो एक कीवर्ड पे, जिसको मैं बोलती हूँ, जिसको जो मैंने आपको कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब ये समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझो। देखो हमारा क्या रहेगा कोर्स कि जब मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आपको हर चीज की एप्लीकेशन बताऊंगी, ताकि आपको रियल लाइफ चीजों से समझ में आए। क्योंकि जो इंसान आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है एंड साथ में वो हर कॉन्सेप्ट का आपको रियल लाइफ तरीके से ना समझाए, तो मेरे हिसाब से वो टीचिंग इनकम्प्लीट है।
क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी पढ़ रहे हो। तो इन अ वे हर स्टूडेंट जिसने कभी तक सोशियोलॉजी कभी भी नहीं पढ़ी, वो भी सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है। क्योंकि है क्या बेसिकली सोसाइटी ही है एंड आपके लिए चीज़ें समझना ईज़ी हो जाएगा रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से। क्योंकि देखो जो इसका सारा सिलेबस है ना सोशियोलॉजी का, वो हमने ऑलरेडी अपनी रियल लाइफ में पढ़ा हुआ है। रियल लाइफ में हमें सोसाइटी भी पता है, हमें फैमिली भी पता है, जो भी आप कम्युनिटी एसोसिएशन जो भी टर्म्स आप अपने सिलेबस में देखोगे, एक्चुअल में हमें वो सारी पता है। बस इस सब्जेक्ट में आपको क्या पता चलेगा, अब हर चीज़ की एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पता चलेगी। इसीलिए आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है मैं ईज़ी काफ़ी बनाने की कोशिश करूँगी एंड ये मैं क्यों करूँगी क्योंकि पर्सनल फेवरेट है मेरा ये सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ा पहले फिर ये मेरा फेवरेट बना या मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो गया क्योंकि मैं इसकी डिग्री कर रही थी। नहीं, मैं बेसिकली एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने की है। उसके बाद आई स्टडीड सोशियोलॉजी और मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस हद तक कि मैंने अपना करियर ही पूरा चेंज किया, मास्टर्स, नेट वगैरह सारा मैंने सोशियोलॉजी में ही किया। ठीक है? तो ये हो गया वापस आ जाओ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या स्टडी करेगा वो भी मैंने आपको बताया। अब आप एक चीज़ सोचो कि सोसाइटी तो हर कोई स्टडी करता है ना, हमारी हर कॉलोनी में, हर जगह हमें ऐसे लोग मिलेंगे अंकल-आंटी जिनको अंकल-आंटी, लड़के-लड़कियाँ लेट्स नॉट बी जेंडर बायस्ड हर कोई जो ताका-झांकी करते हैं ना, किसके घर में कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पहना, किसने क्या खाया, क्या क्यों खाया, किसने किससे बात की, क्यों नहीं की। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? आप उनको बोल सकते हो ना इन अ वे वो एक नोवाइस सोशियोलॉजिस्ट ही आप उनको बोल सकते हो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में जानने में कि अगर आप घर से निकले हो, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप ट्यूशन सेंटर ही जा रहे हो या आप क्लास बंक करने जा रहे हो? ठीक है? तो क्या आप उनको भी सोशियोलॉजिस्ट बोलोगे फिर क्योंकि वो भी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए उस चीज़ को जो हम कॉमन अपनी डेली लाइफ़्स में कर रहे हैं, उसको एक सोशियोलॉजिस्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की है साइंटिफिक। साइंटिफिक व्हेन आई से कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है दैट मीन्स हर कोई चीज़ किसी एक पैटर्न में होगी। अगर साइंटिफिक है, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो किसी वेरिफिकेशन पे बेस्ड होगा। वो हमारी हमने क्या किया होगा, वो एक हमारी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। वेरिफिकेशन, ठीक है? वो चीज़ जो हम टेस्ट कर सकें एंड अगर आपने कोई चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी किया दैट मीन्स आपने उसको एक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू स्टडी किया है। कोई कॉज़ होगा, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा हर चीज़ का कोई कॉज़ एंड इफेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर बॉयल करोगे तो हीट एक कॉज़ है। पानी को जो दे रहे हो जिसका इफेक्ट क्या है? वाटर वेपर्स उठना। वाटर बॉयल होना। तो बिल्कुल जैसे आप साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वैसे ही आप सोसाइटी में भी कर रहे हैं इफ यू आर सेइंग कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है सोशियोलॉजी। एंड ये जो आप स्टडी करोगे ये रिलायबल होनी चाहिए दैट मीन्स अगर आज ए हमारे कोई सोशियोलॉजिस्ट है मिस्टर एक्स उन्होंने कोई स्टडी करी एंड मैं 10 साल के बाद मिस वाई वो स्टडी दोबारा कर रही हूँ तो जो उनकी थ्योरी है जो उनके वेरिफिकेशन है एक्सपेरिमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं मेरे काम आने चाहिए। मैं उसको किसी भी टाइम पे फॉल्सिफाई या उसको प्रूव कर सकती हूँ कि हाँ इन्होंने सही बोला या गलत बोला। ठीक है? तो ये हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी को और ना कि एक लेमैन जो स्टडी करेगा सोसाइटी को क्योंकि हर कोई करता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। हमें याद रखना होगा साइंटिफिक सोसाइटी। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज़ ये तो वो कंसेप्चुअल आपको समझाना कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे पहले आई वांट यू टू लिसन टू दिस थिंग जो मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को स्टडी करने की साइंटिफिकली हमें क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? क्यों इसको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगा? इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया गया जिसका एक रीज़न है आज की जो लेक्चर पोस्ट्स हैं वो निकलेंगी एंड इनको एक लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब सोशियोलॉजी एकेडमिक डिसिप्लिन है। अगर तब सोशियोलॉजी को कभी इन्होंने सोचा ही नहीं होता हम सेपरेट एक सब्जेक्ट लाएँगे, सेपरेटली पढ़ाएँगे तो आज मैं ये नहीं पढ़ा इतनी सारी बातें नहीं कर रही होती एंड आप मुझे नहीं सुन रहे होते। तो क्या ज़रूरत पड़ी? सोसाइटी की बातें तो ऑलरेडी भी हो रही थी, सोसाइटी जो है हम साइकोलॉजी में भी कहीं न कहीं पढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं ना द काइंड ऑफ सोसाइटीज दैट वर प्रेजेंट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स। तो क्यों हमने इसको अलग किया? ये आप बेसिकली कब पढ़ोगे जब मैं आपको इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगी कि वेस्टर्न यूरोप में इतना केओस मच गया था, इतनी उथल-पुथल मच गई थी सोसाइटी में कि उस टाइम के जो थिंकर्स हैं उनको लगा नहीं, हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सकें ये प्रॉब्लम्स क्यों है एंड लोगों को बता सकें ये प्रॉब्लम्स क्या है।
ठीक है? तो इस वजह से इनको सोसाइटी को एक सेपरेट डिसिप्लिन लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। ये जो चीज़ है इसको मैं एक्सटेंड करूँगी आपको बताने के लिए क्या केओस मचा था वेस्टर्न सोसाइटी में, वेस्टर्न यूरोप में जिसकी वजह से एक सेपरेट डिसिप्लिन लाया गया। दैट वी विल टेक अप इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे। एंड अगेन मैं काफ़ी ईज़ी इसको आप सबके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखनी होगी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ये तो हो गया ना कि क्यों ज़रूरत पड़ी इसको लॉन्च करने की, वो हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। यहाँ बस आप याद रखो उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वेस्टर्न सोसाइटी में इतना केओस मच गया था कि उस टाइम साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, हमें जो है इसको साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप सोचो कभी डिजीज़ेज़ बहुत बढ़ जाती हैं, तो फिर क्या होता है, साइंटिस्ट आते हैं उस बारे में, फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर वो डिस्कवरीज़, वो इन्वेंशंस होती हैं उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो आपको सॉल्यूशन नहीं देता, वो आपको प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है। ये अगेन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है। आई वुड से आप लिख ही लो क्योंकि हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, तो हो सकता है आपसे ये चीज़ पूछे। आप ये चीज़ लिख लो। जो सोशियोलॉजी है, देखो आपको मेरे कोर्स में सारे पीडीएफ मिल जाएँगे, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको वीडियोज़ में बोलती हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो में बोल रही हूँ तो मुझे एक पॉइंट से कोई एक पुराना पॉइंट याद आ जाता है। किसी पुराने पॉइंट से कोई पुराना पॉइंट जो हो सकता है आपको पीडीएफ में एज़ इट इज़ मेंशन नहीं हो, या पीडीएफ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो हो सकता है वीडियोज़ में नहीं हो। इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ, जो खासकर मैं बोलूँगी कि ये लिख लो, तो वो उस टाइम पे अपने नोट्स पे लिख लेना। सोशियोलॉजी कंसर्न्स itself with norms and values, but not on norms and values as they ought to be, ought to be, but what function, the way they function. ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो आपको बताता है चीज़ें क्या हैं, वो आपको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बताएगा और उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से आपकी सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है वो बताएगा। आपको आइडियल सिचुएशन नहीं देगा कि ऐसा होना चाहिए, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ सोशियोलॉजी काफ़ी बायस्ड हो जाएगी, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, हमारे पास ओल्ड एज होम्स हैं या हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी का, खासकर एशियन सोसाइटीज का, वी टेक केयर ऑफ आवर एल्डर्स। एल्डर्स हमारे घरों में होते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज में अब तो यहाँ भी काफी ज्यादा ओल्ड एज होम्स है, लेकिन वेस्टर्न का कल्चर ही है कि उनको पता ही है, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एल्डर्स जो उनके घर में होते हैं, बट वी डू दिस अगर कितनी भी जनरेशन के एल्डर्स अभी तक जिंदा है। ठीक है? तो वेस्टर्न सोसाइटी का ही नहीं है। जब सोशियोलॉजिस्ट ये पढ़ेगा, वो देखेगा एल्डर्स का टेक केयर करना या नहीं करना, उससे ओवरऑल सोसाइटी की फंक्शनिंग पे क्या असर पड़ रहा है, उससे ओवरऑल सोसाइटी के कोहेजन पे, सोसाइटी की बॉन्डिंग पे क्या असर पड़ता है, केयर गिविंग स्ट्रक्चर जो है आपका, केयर गिविंग वो कैसा है सोसाइटी का, इससे फैमिली के स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है। आपकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं जैसे इंडिया में है, या आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जैसे इंडिया में भी हैं, फॉरेन में भी हैं। ठीक है? तो वो ये चीजें स्टडी करेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ एल्डर्स का टेक केयर करना चाहिए, सही है या नहीं, ये गलत है। वो आपको ये चीज नहीं बोलेगा। ठीक है? ये आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो आपको ये बोलने पे आए तो उसकी जो सारी रिसर्च है वो बायस्ड हो जाएगी। अगर मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, मैं बोलूँगी हाँ, एल्डर्स का ध्यान अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सोशियोलॉजी सॉल्यूशन भी देता होता या आपको ये भी बताता सही क्या है, गलत क्या है, तो मैं आपको बोलती कि हाँ, हमें करना चाहिए एल्डर्स का की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एक वेस्टर्न स्कॉलर के लिए ये चीज़ बायस्ड हो जाएगी ना, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, क्या ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है? तो इसीलिए हम सॉल्यूशंस नहीं देते सोशियोलॉजिस्ट, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कौन-सी चीज़ कैसे फंक्शन कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए या ऐसा कोई कॉन 2-3 लाइनें लिखी हों कि सोशियोलॉजी क्या करता है या क्या इसके लिए सही है। तो हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आए। हमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं छोड़ना है जिसका 1% भी चांस है एग्ज़ाम में आने का। क्यों? सीट्स आर लेस, साथ में जो पीएचडी वाले हैं उनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो सिंपल पीजी वाले जो इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है उनके पास। अगर नेट वगैरह भी क्वालिफाइड नहीं है, नेट सेट, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएड नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से इन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें 0.001% भी अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का चांस है एग्जाम में आने का, वो भी हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है? तो ये हो गई ये वाली बात।
कि सोसाइटी आपको सोशियोलॉजी क्या करता है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कैसे फंक्शन करते हैं, उनका क्या असर है सोसाइटी पे, सोशल पैटर्न्स कैसे बनते हैं उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की वजह से, वो बताता है। आपको ये नहीं बताता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एज़ दे ऑट टू बी कि क्या होना चाहिए, क्या आइडियल रहेगा, फाइन? तो ये हो गया ये सारा कुछ, आई होप कि आपने लिख लिया हो, मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ। हुँ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नाम लिख लो आप, ये जो मैंने आपको साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कहा, सोशियोलॉजी को हम बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये बात पहली बार कि सोसाइटी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की तरह समझना चाहिए। ये कही थी एक स्कॉलर ने जिनका नाम है इब्न खालिदून, इब्न खालिदून 14th सेंचुरी में, ठीक है? तो सैडली हमारे क्योंकि जो आगे डिसिप्लिन जो है इट वाज टेकन ओवर बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड ऑल, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स के नाम काफ़ी ज़्यादा उसमें आते हैं एंड जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी उनका नाम काफ़ी कम जगह मेंशन्ड है। बट सिंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है तो हो सकता है आपको एग्जाम में भी पूछा जाए। तो सोशियोलॉजी को एज साइंटिफिक स्टडी आप पढ़ो, ये हमें पहले इब्न खालिदून ने 14th सेंचुरी में कहा था। एंड जो सोशियोलॉजी है वो यंगेस्ट सोशल साइंस है 19th सेंचुरी का। तो कितने साल सदियों पहले हमें इब्न खालिदून ने यही बात कही थी कि आप सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ो, साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करो। एंड ये इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था जिसका नाम है मुकदमा, MUQADDIMAH, मुकदमा, जिन्होंने कहा था मॉडर्न सोसाइटीज को साइंटिफिकली समझने की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है? और इनसे और एक एसोसिएटेड फैक्ट लिख लो, इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, इब्न खालिदून ने इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेजन, सोशल कोहेजन जिसको बोलते हैं असाबिया, ठीक है? तो इनका नाम हम आगे कहीं नहीं पढ़ेंगे, बाद में इट वाज़ टेकन ओवर बाय वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न यूरोप में, बट दे आल्सो टूक हेल्प फ्रॉम द थियरीज़ ऑफ इब्न खालिदून। इन्होंने सोशल चेंज, राइज़ एंड फॉल ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटीज़, इस पे काफ़ी काम किया हुआ था। लेटर जो हमारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको बेस बनाया, इसकी काफ़ी हेल्प ली थी इस वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है? तो ये हो गया, आपको स्टडी करना है सोशियोलॉजी को, ये मैं आपको अभी तक सारा क्या समझा रही थी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। एक बारी मैं रिविज़िट करती हूँ क्या मैंने पढ़ाया। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी क्या होता है आपका सोशियोलॉजी, सिंस सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है तो मैंने आपको बताया साइंटिफिक स्टडी सोसाइटी में किस चीज़ की होती है, तो हमने कहा पैटर्न्स वगैरह, फैमिली, मैरिज, कल्चर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। उसके बाद इब्न खालिदून ने ये जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? इब्न खालिदून ने फर्स्ट टाइम 14th सेंचुरी में अपनी बुक मुकद्दमा में। एंड देन आई आल्सो टोल्ड यू कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, वो सोशियोलॉजिस्ट का कंसर्न नहीं होता है, वो सिर्फ़ आपको बताता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कैसे फंक्शन करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको किसकी एग्ज़ाम्पल दी, एल्डर होम्स की। फाइन? तो ये एक डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सेकेंडली आप ये चीज़ भी देखो, एंड हाँ, साइंटिफिक सोसाइटी स्टडी से आप ये भी याद रखो कि जो सोसाइटी की बातें हैं ये काफ़ी पहले से होती आ रही हैं, सोशल डेलिब्रेशंस वर ऑलरेडी देयर। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने हमें 4th सेंचुरी में ये बात कही थी, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। दैट मीन्स सोसाइटी रिलेटेड कोई चीज़ हमें काफ़ी पहले भी पता थी, लेकिन इसको साइंटिफिकली काफ़ी बाद में जो है लाया गया। फाइन? एंड वो चीज़ किससे रिलेटेड है कि क्यों लाया, वो मैंने कहा मैं आपको डिटेल इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में बताऊँगी, जिसमें हम ये देखेंगे वेस्टर्न यूरोप में ऐसी क्या मतलब मचा हुआ था केओस कि सोशियोलॉजी को एज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत पड़ी कि इस पे काम किया जाए एंड साइंटिफिकली सोसाइटी की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए। इतना आप अभी याद रखोगे। सेकेंडली और एक चीज़ इसमें आप देखोगे, पहला ये सारा अभी तक डिटेल था किसके बारे में? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी, कि जो सोशियोलॉजी है, इट स्टडीज़ सोसाइटी एज़ एन इंटरकनेक्टेड होल। ये जो लाइन है ये आप जब भी आप पढ़ोगे, आप चाहे एनसीईआरटी कंसल्ट करें या इग्नो मटेरियल देखें, तो सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल, ये चीज़ें आप, ये लाइन आप हर जगह देखोगे। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इन सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या, थोड़ा आपको विजन ब्रॉडन हो जाएगा कि क्यों हम पढ़ते हैं। एंड बीच में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे, जैसे मैंने आपको इब्न खालदून वगैरह कहा, आगे और एक दो फैक्ट्स होंगे, तो वो आप साथ साथ लिख लोगे, ठीक है?
अब देखो सोसाइटी जो है ना बेसिकली ये एक सिंगल इवेंट नहीं स्टडी करता है सोशियोलॉजी, मतलब सिंगल इवेंट की तरह नहीं देखता है। ये चीज़ों का आपस में कनेक्शन देखता है। वो चीज़ मैं आपको बेस्ट एग्ज़ाम्पल से अभी समझाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 पोस्ट्स हैं, 2 नोटिफ़िकेशंस हैं। एक आपका केएस का है एंड एक आपका प्लस 2 लेक्चरर है। तो कई लोगों को ये नहीं पता जो प्लस 2 लेक्चरर है, इट इज़ लेवल 1 लेवल हायर देन केएस। आई गेस ये 9 है और ये 8 लेवल है, या ये 8 है, ये 7 है। तो सैलरी वाइज़ लेक्चरर जो है केएस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केएस ज़्यादा सैलरी है लेक्चरर की। बर्डन वाइज़ अगर आप देखो तो केएस से काफ़ी कम बर्डन है। सैलरी ज़्यादा, बर्डन कम। तो आइडियल पोस्ट क्या होनी चाहिए? प्लस 2 लेक्चरर। नाउ थिंक कि आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप केएस में भी आपका सिलेक्शन हो गया, प्लस 2 लेक्चरर में भी सिलेक्शन हो गया। तो मेजॉरिटी आपको क्या सजेस्ट करेंगे? मेजॉरिटी सजेस्ट करेंगे नहीं, गो फॉर केएस एंड नॉट लेक्चरर। मेजॉरिटी आपको यही सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे, वो आपको दिखाता है सोसाइटी की वैल्यूज़। दैट मीन्स अगर आपको सोसाइटी के ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि नहीं गो फॉर केएस, तो वो किस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं? फेम। है ना? दबदबा आपका, रुबाब आपका कैसा है सोसाइटी में। तो केएस आप फेम के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स जो आएँगे, अगर आप केएस या केपीएस ऑफिसर बन जाओगे, जो एक आम नॉर्मल लेक्चरर के पास नहीं होंगे। ऑल्दो बर्डन कम है, सैलरी ज़्यादा है, होना क्या चाहिए? लेक्चरर नंबर 1 पे, लेकिन केएस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी का वैल्यू फेम, पर्क्स वगैरह, ये स्टेटस, इन सब चीज़ों को सोसाइटी वैल्यू करती है। ठीक है? तो इससे क्या आपको पता चल रहा है, जब आप ये चीज़ें अगर एज़ अ सोशियोलॉजिस्ट ऑब्ज़र्व करोगे, आप सिर्फ़ एक जॉब को जॉब की तरह नहीं देखोगे। आप ये देखोगे उस जॉब का क्या सोसाइटी क्या उस जॉब को समझती है। आया समझ? आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके स्टडी करोगे। अदरवाइज़ ये आपकी पर्सनल चीज़ है केएस या लेक्चरर। लेकिन आप सोचोगे नहीं सोसाइटी में दबदबा कैसे पड़ेगा? सोसाइटी में मेरा नाम कैसे बनेगा? सोसाइटी किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करती है? तो यू विल गो फॉर केएस। फाइन। दैट मीन्स आप सोसाइटी को एक सिंगल सिर्फ मेरा एक जॉब लगना, वो सोशियोलॉजी नहीं देखेगी, वो देखेगी मेरा जॉब लगना ओवरऑल सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई काफी अच्छी ड्राइंग करता है, तो वो उसमें करियर बना सकता है, पर वो नहीं बनाएगा। वो सोचेगा इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी में कल को मेरी कोई वैल्यू, कोई इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसा, फेम, वो सारी चीजें नहीं होंगी, चाहे वो पेंटिंग में बहुत अच्छा भी होगा। दैट मीन्स उसकी पर्सनल चीज है, वो अच्छा पेंटर है, लेकिन वो इसमें करियर नहीं बनाएगा। वो देखेगा सोसाइटी में किस चीज का ज्यादा मान किया जाएगा, वो चीज देखेगा। दैट मीन्स एक चीज को पूरे सोसाइटी के इंटरकनेक्शन में स्टडी करना, वो सोशियोलॉजी का काम है। ठीक। तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हो, इट अनरेवल्स सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है ये अनरेवल करता है कनेक्शन बिटवीन अ पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू। ठीक है। एक तो आपको ये भी हो गया, इंटरकनेक्टेड होल भी समझ में आ गया। एंड इसी से रिलेटेड समझो आप, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो तो ये आप जल्दी समझ जाओगे कि ये अनरावल करता है कनेक्शन एक पर्सनल प्रॉब्लम का और एक पब्लिक इशू का। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे, अच्छा पहले मैं आपको इसको बोलते क्या हैं? ये हमें पता है कि ये समझ गए आप, एक पर्सनल प्रॉब्लम जो है बेसिकली वो पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक पब्लिक इश्यू होता है। ये आपको सोशियोलॉजी बताता है। ठीक है? एंड इसके लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन दरअसल यही है। ठीक है? क्या बताता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो पर्सनल नहीं होती है, वो एक पब्लिक इशू होता है, वो एक ग्लोबल चीज है, ना कि एक पर्सनल चीज है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का, ये हमें दिया था C.W. मिल्स ने। अब आप इन 2 चीज़ों का कनेक्शन समझ रहे हो? क्योंकि हमें जो सोशियोलॉजी है ये बताता है, ये क्या स्टडी करता है सोसाइटी को एज़ एन इंटरकनेक्टेड होल। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो पर्सनल नहीं होती, बेसिकली पब्लिक इश्यू होता है, जिसको हम एक सोशियोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। एंड ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें किसने दिया था? सी राइट मिल्स, दैट इज़ C.W. मिल्स ने। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लोगे। क्योंकि डायरेक्टली आपके जो सिलेबस में है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन जिस एग्जाम में ये मेंशन नहीं भी होता है उन एग्जाम्स में भी ये जो एमसीक्यू है वो आया हुआ है ऑलरेडी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। ठीक है।
तो पर्सनल प्रॉब्लम जो है और पब्लिक इशू के बीच में कनेक्शन है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझने की कोशिश करो तो हमारे फैमिली डायनामिक्स हम देखते हैं। यूजुअली अगर हम फैमिली में देखें किन 2 आपस में लोगों की नहीं बनती है ग्रुप में, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। हमेशा इनके बीच में इशू रहता है। वो क्यों इशू रहता है? ये समझने के लिए आपको ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी की सास से नहीं बनना, सास की बहू से नहीं बनना, लेकिन ये बेसिकली एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक इश्यू है। जो पब्लिक इश्यू कहाँ से अराइज़ हुआ है? पेट्रियार्की से। पेट्रियार्की क्या होता है कि जो मेल मेंबर है, एल्डेस्ट मेल मेंबर उनकी ज़्यादा चलती है, उनकी ज़्यादा क्या उनकी ही चलती है एज़ कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल्स को सब्जुगेट किया जाता है। ये होता है आपका पेट्रियार्की कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, उन्हीं की ज़्यादा चलेगी फैमिली में। तो होता क्या था पुरानी सोसाइटीज़ में इनफैक्ट आज भी, लेकिन फॉर द रेफरेंस हम पुरानी सोसाइटीज़ लेंगे कि पेट्रियार्कल सेटअप था। पेट्रियार्कल सेटअप मीन्स ज़्यादा फादर, ग्रैंडफादर्स उनकी चलेगी। तो जो मदर्स हैं उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी कभी भी, ना उनको पति से इम्पोर्टेंस मिली, ना उनको अपने घर में फादर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, ना उनको ब्रदर्स के इक्वल कभी समझा गया। तो जो लेडी थी हमेशा सब्जुगेटेड पोज़ीशन में रही, सब्जुगेटेड पोज़ीशन में रही, ठीक है? फिर फाइनली उनके हाथ क्या आया? उनके हाथ एक ऐसी चीज़ आई जिससे उनका स्टेटस बढ़ गया। वो क्या चीज़ थी? वो उनका बेटा था, सन। क्योंकि व्हेन शी गिव बर्थ टू अ सन वो एक बेटे की माँ बन गई। फाइन। तो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टेटस है वो बढ़ गया, उनकी जो रैंक है फैमिली में, जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई। तो सारी जिंदगी उस बेटे के पैदा होने की वजह से उसकी माँ जो है हमेशा अपनी नाक ऊंची करके रही कि अब मैं डोमिनेंट वाले साइड से आ गई हूँ। फिर क्या होता है, सडनली एक दिन उसी लाडे उस राजे बेटे की शादी हो जाती है एंड ही मैरीज अ वुमन। वो आ जाती है उसकी वाइफ। तो अब जो सास है, मदर इन लॉ, अब वो वाइफ को क्या देखती है? वो उसको एज़ अ न्यू फैमिली मेंबर नहीं देखेगी। वो देखेगी कि जिस बच्चे से सारी ज़िंदगी में डोमिनेंस में रही, अब उसी बच्चे को किसी ने मेरे से दूर कर लिया। उस बच्चे की लाइफ में कोई और आ गया। फाइन। तो वहाँ से जो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ क्यों हमेशा प्रॉब्लम में रहती हैं, आप ये समझ सकते हो इस चीज़ से कि ये एक पर्सनल चीज़ नहीं है। पर्सनल उनको आपसे कोई ग्रज नहीं है। अगर आप उनकी डॉटर इन लॉ नहीं है, वो हो सकता है वो आपसे एज़ अ स्ट्रेंजर या एज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव बड़ा प्यार करते। लेकिन द डे यू बिकम हर डॉटर इन लॉ, यू आर समवन अब जो उनके सन की ज़िंदगी में आ गई है। तो ये आपको बताता है कि जो पर्सनल इश्यू है मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का, ये बेसिकली एक पब्लिक इश्यू है जो इशारा करता है कि पेट्रियार्कल सेटअप की तरह, कि उनको इम्पोर्टेंस सिर्फ़ उनके बेटे से मिली है सारी ज़िंदगी और अब वो बेटा अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस देने लगा है। ठीक है? तो इस चीज़ से क्या हो जाता है, इस चीज़ से आप थोड़ा सोशियोलॉजी से क्या कर सकते हो, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दूसरे एंगल से जो है एनालाइज़ करना शुरू कर देते हो। आप ये चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि नहीं, कि पब्लिक इश्यू है बेसिकली, उनके साथ कभी ऐसा हुआ है, हो सकता है वो ऐसे बन गए हों, फाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको सोशियोलॉजी देता है। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें दिया था C.W. मिल्स ने। एक पब्लिक इश्यू नहीं है, पर्सनल एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, एक पब्लिक इश्यू है। ये आप यहाँ से समझोगे। तो इससे रिगार्डिंग आप और एक लाइन लिख लो। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी। ठीक है? तो इनेबल अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। तो ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिखी है। कभी क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड आ गया और आपको वो अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करना नहीं आया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट आता है ना, उस स्टेटमेंट को 4, 5, 6, 7 बार पढ़ो। वो ज़रूर कहीं न कहीं जो आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करेगा। तो इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, इसका क्या मतलब हुआ? हिस्ट्री का मतलब हुआ आपका जो सेटअप है, हिस्टोरिकल सेटअप या सोसाइटी जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, पेट्रियार्की। आपकी सोसाइटी में क्या चल रही थी? पेट्रियार्की। बायोग्राफी जो है दैट इज़ योर ओन पर्सनल इश्यू, पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो इन 2 चीज़ों को रिलेट करता है आपका, हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है आपका सोशियोलॉजी, और किस टर्म से? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से, ठीक है? कोई एक आसान एग्ज़ाम्पल भी समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जॉब लॉस हो गई, तो ये एक बायोग्राफी वाला आ गया कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है जॉब लॉस।
लेकिन वो हमें एक वाइडर पिक्चर की तरफ जो है ये कर सकती है, पॉइंट कर सकती है कि हो सकता है आपकी जो स्किल्स हैं, अब उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है विद द कमिंग ऑफ एआई एंड सारा जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, हो सकता है आपकी स्किल्स अब रेलेवेंट नहीं रहे कंपनी के लिए, या हो सकता है आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है जिसकी वजह से आपकी जॉब लॉस हो गई। तो आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो हमें पॉइंट करता है टुवर्ड्स, वो इशारा करता है एक मेजर इश्यू की तरफ। दैट मीन्स ये हमें हिस्ट्री और बायोग्राफी का रिलेशनशिप बताता है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सॉरी। तो आप बोल सकते हो वाइड प्रिज्म से, एक वाइड एंगल से आप चीजें एनालाइज कर सकते हो। और ये भी याद रख लेना, लास्ट में फिर से मैं ये बोलूंगी आपको कि ये हमें सॉल्यूशंस नहीं देता, डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशंस। लास्ट में हम सारा अभी रिवाइज करेंगे जो भी मैंने पढ़ा, डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन। सोशियोलॉजी आपको सॉल्यूशंस, आइडियल सिचुएशंस नहीं देता है कि ऐसा होना चाहिए। ये बस आपको बताता है हर चीज से क्या असर पड़ता है, क्या फंक्शनिंग है हर चीज की सोसाइटी के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या? ये स्टडी ऑफ सोसाइटी है। लेकिन इस स्टडी ऑफ सोसाइटी को हमें एक लेमैन, एक आम इंसान की स्टडी से अलग करना होगा। इसीलिए वी से दैट वी शुड स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली। दैट मीन जो भी आप बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कोई सोसाइटी में कोई चीज़ किसी तरीके से है, फाइन, तो आप सोसाइटी के किसी एक चीज़ को स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपने उस पे एक्सपेरिमेंटेशन की है, जिसमें मैंने आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बताया, कोई भी और कॉन्सेप्ट है। क्या आपने ऑब्जर्वेशन, आपकी वेरिफिकेशन है, क्या जो आप थ्योरी दे रहे हो सोशल चेंज की, फॉर एग्जांपल आपने कोई थ्योरी दी, क्या वो टेस्ट कर सकते हो कि नहीं, वो रिलायबल है कि नहीं? तो काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी कोई स्टडी हमें बताते वक़्त, ठीक है? एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी पहली बार हमें किसने कहा था? इब्न खालिदून ने। किस बुक में? मुकद्दम में। ये आप फैक्ट यहाँ से याद कर लोगे। हो गया फिर ये। फिर मैंने आपको बोला और एक चीज़, सोशियोलॉजी जो है स्टडी करता है सोसाइटी को एज़ एन इंटरकनेक्टेड होल। वो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैंने आपको केएस और लेक्चरर की एग्ज़ाम्पल दी कि आपको जॉब चाहिए, वो आपकी एक बात है, वो आपकी एक पर्सनल चीज़ है। लेकिन वो सिर्फ़ एक इंडिविजुअल इवेंट को नहीं देखेगा कि आपको जॉब चाहिए। वो इंटरकनेक्टेड होल अब स्टडी करेगा कि आपने कौन-सी जॉब चूज़ की। आपने वो जॉब चूज़ की जो सोसाइटी के हिसाब से कैसी है। दैट मीन्स वो चीज़ों को इंटरकनेक्शन में पढ़ रहा है, ना कि स्टैंड अलोन इवेंट को, ठीक है? तो ये हो गया। इससे हमें और एक पॉइंट की तरफ जाते हैं, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की तरफ, कि पर्सनल प्रॉब्लम को कनेक्शन पब्लिक इश्यू के साथ देखता है हमारा ये सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? एंड मैंने आपको बीच में कहा सोसाइटी की बातें जो है वो पहले भी होती थी, जिसे एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी में कहा था, आज से 2500 साल पहले, कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। लेकिन फिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें सोशियोलॉजी को एज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन लॉन्च करना पड़ा? वो मैंने आपको कहा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न सोसाइटी में इतना क्या केओस मच गया था कि उस टाइम के साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, हमें साइंटिफिकली सोसाइटी को ऑब्जर्व करना चाहिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सेटअप को समझने के लिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार आप सोसाइटी समझ गए, उसी अकॉर्डिंग आपकी बाकी चीज़ें चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि सोसाइटी को आपने स्टडी किया, फिर आपको पता चला कि अच्छा हमें पॉवर्टी जो है वो इस लेवल की है, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आएगी। फाइन, अगर पॉवर्टी हमारी जॉबलेसनेस की वजह से है, तो गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स अपने इनिशिएट करती है। अगर पॉवर्टी हमारी बेसिक पॉवर्टी, जैसे अब चलो वो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाता है सारा, कि लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं, उस तरीके की पॉवर्टी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? चीज़ों की कॉस्ट कम कर देगी, फाइन? तो गवर्नमेंट को वो इनपुट कहाँ से मिलेगा कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? वो इनपुट एक सोशियोलॉजिस्ट ही दे सकता है जो सोसाइटी को स्टडी कर रहा है। ठीक है? इसीलिए सोशियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड उस केओस को समझने के लिए जो वेस्टर्न यूरोप में आया था, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में जो पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी को एकेडमिक डिसिप्लिन लाया गया, एंड अच्छा हुआ लाया गया, तो ही आज आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सोचो कभी ये एकेडमिक डिसिप्लिन बनता ही ना, तो आप क्या करते इस टाइम पे? किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते। तो यहाँ से हम और एक पॉइंट की तरफ आते हैं, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो हमें बताती है पर्सनल प्रॉब्लम बेसिकली एक पब्लिक इश्यू है, जो मैंने आपको समझा ये बोल के कि सास और बहू में क्यों हमेशा एक स्ट्रगल जो है वो रहता है, क्योंकि ये स्ट्रगल बेसिकली स्ट्रगल ऑफ पोजीशन है, क्योंकि बेटा जो है जिसने उनको स्टेटस दिया, अब वो बेटा आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है। फाइन। तो ये हो गया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये किसने दिया था? C.W. मिल्स ने। ये आप याद रखोगे। फिर ये लाइन भी याद रख लेना, इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। कभी क्या होता है ऐसे एग्जाम्स में, जो मैं आपको लाइंस बोल रही हूँ, ये डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से कॉपी की है। अगर आपका पेपर एनसीईआरटी से सेटअप हो जाएगा, तो ऐसी लाइंस जो है आपके एग्जामिनर की नजरों में जरूर आएंगी आपके पेपर सेट करने के लिए। और ये भी याद रख लेना हमेशा कि ये हमेशा कंसर्न करता है सोशियोलॉजी खुद को, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, हाउ दे फंक्शन, द वे दे फंक्शन, ठीक है? एंड नॉट द वे दे ऑट टू बी, कि वो कैसे होने चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, वो सोशियोलॉजी का कंसर्न नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा? एक बायसनेस आ जाएगी।
जिसमें मैंने आपको किसकी एग्ज़ाम्पल दी? एल्डर होम्स की एग्ज़ाम्पल दी थी मैंने, एल्डरली का ध्यान रखने के लिए। ठीक है? तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। इसमें आपको आई होप सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी क्या है, वो आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा सिलेबस है व्हाट इज़ सोसाइटी से, वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। एंड फिर सोशियोलॉजी के फैक्ट्स वगैरह सोशोस किस टर्म से निकला है, लोगोस जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो कि कल अपलोड होगी आपकी। फाइन, तो अगर आप मेरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, इफ यू लाइक्ड दिस लेक्चर, तो आपको 899 रुपीज़ पर मंथ का कोर्स पड़ेगा। या अगर आप मैंने मैक्सिमम 5 मंथ्स रखे हैं कोर्स कंप्लीट करने में, उससे पहले भी हो सकता है। और आप वन टाइम परचेज़ भी कर सकते हैं इसको 3500 रुपीज़ में। ठीक है? तो अगर आपको ये करना है, उसके लिए इफ यू वांट फर्दर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ माय फ़ोन नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो सारी डिटेल वगैरह कोर्स की जो है, यू कैन टेक फ्रॉम देयर। एंड जो बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह की, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। एंड आप अगर सोच रहे होंगे कि मैम आप एसएसबी के कोर्स 1000 रुपीज़ 1300 में करवा रही हैं, तो ये क्यों इतना कॉस्टली है? बच्चों, ये इसीलिए इतना कॉस्टली है क्योंकि इसकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है वीडियोज़ बनाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स, बिकॉज़ ये लेक्चरर का एग्ज़ाम है, ये कोई ये ऐसे जेके पीएससी ले रही है, दैट मीन्स ये गेज़ेटेड पोस्ट है, केए से ऊपर लेवल का एग्ज़ाम है। तो ये 1500 रुपए में तो नहीं होगा ना, दैट वुड बी एन इनजस्टिस टू मी एंड टू दिस पोस्ट एज़ वेल। तो फ्री में आई हैड थॉट अर्लियर, मैंने आपको लेकिन बोला था, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि पेड बैच लाऊँ या फ्री, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, दे वांटेड कि सारा जो उनको है एक स्ट्रीमलाइन वे में मिले, उनको पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ वगैरह एंड सब कुछ ही एक जगह मिले एंड उनको ढूँढने की कोई ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ व्हाई दे इंसिस्टेड मी कि मैं एक पेड बैच ही लॉन्च करूँ, तो हेंस आई एम हियर विद अ पेड बैच जिसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड डू गिव अ थम्स अप एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।